तुम्हारे लिए 90 रुपए की चप्पलें, और शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पुरानी नहीं दी पिताजी। उस पल उसकी हंसी दूसरों की हंसी में घुल गई और मैं उस हल्के पैकेट को हाथों में लिए और एक अजीब सा बोझ सीने में महसूस करता वहीं खड़ा रहा। मेरा नाम दयाशंकर है। मैं 69 साल का हूँ। जीवन खूब जिया भी है और खूब दुख भी झेले हैं। मैंने लगभग पूरी जिंदगी राजमिस्त्री का काम किया। जयपुर में आधे मोहल्ले के घर बनाने में मदद की और खाली समय में वो सब ठीक करता था जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। टूटे पाइप, ढहती छतें, टेढ़ी दीवारें, यहाँ तक कि दीवार घड़ियां भी। मैं कभी विलासिता का आदमी नहीं था, लेकिन हमेशा सम्मान का आदमी रहा हूं। मैं अपने बेटे अनिल के हर जन्मदिन पर, हर सर्जरी में, हर गिरावट में उसके साथ रहा। और उस जून के रविवार को उसने मुझे बाजार की सस्ती चप्पलें और एक ऐसी बात से चुकाया जो चाकू सी चुभी। मुझे कुछ महंगा नहीं चाहिए था, कभी नहीं चाहिए था, लेकिन उसने जो किया वो सिर्फ तोहफे के बारे में नहीं था, बल्कि इस बारे में था कि उसने सबके सामने क्या साफ कर दिया कि मैं एक बोझ हूं, एक जिम्मेदारी, कोई ऐसा जिसे न्यूनतम दिया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि बुरा ना लगे। और जब वह अपने ससुर को नई गाड़ी $47,000 के उस चमकदार राक्षस की ओर खींच रहा था तो मैं सीमेंट के बेंच के किनारे बैठ गया और चुप रहा, लेकिन कमजोरी के कारण नहीं। मैं चुप रहा क्योंकि मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है। मैंने बेटों को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा है और फिर रोते हुए माफी मांगते देखा है। मैंने पड़ोसियों को एक दूसरे से चोरी करते और फिर उसी पूजा की चौकी पर प्रार्थना करते देखा है। मैंने मालिकों को स्थिरता का वादा करते और क्रिसमस पर अपने कर्मचारियों को निकालते देखा है और मैंने कुछ सीखा है। कभी कभी जो चुप्पी लगती है वह सिर्फ न्याय की धीमी आंच पर पकने की आवाज होती है। मेरे पोते वीर ने अभी भी असहजता छिपाने की कोशिश की। वह मुझे गले लगाने आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पसंद आया। मैं मुस्कुराया। बेशक वह अभी छोटा है, अपने पिता की बेरुखी का दोषी नहीं है, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी भ्रमित निगाह देखी, जैसे कि कहीं ना कहीं वह जानता था कि जो हुआ वह ठीक नहीं था। कबाब ग्रिल पर चटक रहे थे, संगीत तेज हो रहा था। अनिल के ससुर मजाक कर रहे थे कि अब वह अपनी नई गाड़ी से गोवा जा सकते हैं, और मैं बस सब सुन रहा था, जैसे कोई दीवार के उस पार की बातें सुनता है, दूर, अपने ही खून में एक असहज मेहमान की तरह। मुझे दिए गए शरबत का स्वाद भी अब महसूस नहीं हो रहा था और मेरी गर्दन से बहता पसीना एक पुरानी भावना के साथ मिल रहा था, खारिज किए जाने की भावना। लेकिन मैं रोया नहीं, न ही कांपा, न ही मैंने बहस की। उस रात घर पहुंचकर मैंने चप्पलें कमरे के एक कोने में रख दी, उसी टूटे छाते के पास जो मेरे पोते ने मुझे एक बार दिया था और जिसे फेंकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं मेज पर बैठा और अपनी गुड़ वाली कॉफी पी, जैसे मैं 40 सालों से अकेला करता आया हूं, लेकिन इस बार दिमाग जल रहा था। मैंने कागजात के बक्से को देखा जो मैं सिंक के नीचे रखता हूं, जहां मेरे सबसे महत्वपूर्ण कागजात हैं, मेरा पहचान पत्र, घर का रजिस्ट्री, वसीयत। और हालांकि गुस्सा दुख दे रहा था, जो मुझे चला रहा था वह स्पष्टता थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन वह उस रात नहीं होगा। गुस्से से किया गया न्याय टेढ़ा निकलता है, लेकिन दृढ़ता से किया गया न्याय वहीं लगता है जहां दर्द होना चाहिए। आखिर अनिल मुझे सिर्फ चप्पलें ही दे सकता था, लेकिन जो उसने खोया वह एक इंपोर्टेड गाड़ी से कहीं ज्यादा था, और वह अभी तक नहीं जानता, लेकिन उसे पता चलेगा जैसा वह हकदार है। मैं उस रात सोया नहीं, न ही रोया। मैं बस अपनी रसोई के अंधेरे में बैठा रहा, दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनता रहा, जो कभी कभी आवाज से ज्यादा याददाश्त लगती है। बाहर गली में सन्नाटा था, जैसे दुनिया भी मेरे साथ शांत हो गई हो। और मैं सोच रहा था, चप्पलों के बारे में नहीं, गाड़ी के बारे में नहीं, मैं उन बार के बारे में सोच रहा था जब मैंने दूसरों को चोट न पहुंचाने के लिए इससे भी बुरी बातें निगल ली थीं। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। मैं सुबह होने से पहले जागा। मैंने हमेशा की तरह अपनी गुड़ वाली कॉफी बनाई। मैं उस सरकंडे की कुर्सी पर बैठा जो हर बार हिलने पर चरमराहट करती है, और कागजात का डिब्बा खोला। मेरे घर की रजिस्ट्री 1944 से हस्ताक्षरित, मेरा जन्म प्रमाण पत्र, बिजली के बिल, पानी के बिल, मेरी वसीयत। वह कागज जो मैंने सालों पहले अपने हाथों से वकील साहब गणेश के दफ्तर में लिखा था, सब कुछ अनिल के लिए छोड़ते हुए, क्योंकि वह मेरा इकलौता बेटा था, क्योंकि उस समय भी मुझे विश्वास था कि वह मेरे हाथों से बनाई हुई चीजों की देखभाल करना जानता होगा। मैंने उस वसीयत को सावधानी से मोड़ा, उसे एक लिफाफे में डाला और अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब में रख लिया। इसीलिए नहीं कि मैं उस दिन उससे कुछ करने वाला था, बल्कि इसलिए कि जब कोई जागना शुरू करता है तो वह चलना भी शुरू करता है। दोपहर होते होते मैंने अपनी लाठी उठाई, वह जो सहारे से ज्यादा एक प्रतीक है, और मैं केंद्र की ओर निकल पड़ा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी।
मैं धीरे चल रहा था लेकिन दिल मजबूत था। लोग मुझे नमस्ते कह रहे थे, कुछ पड़ोसी, कुछ सिर्फ परिचित, और मैं एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दे रहा था, जैसे कोई अपनी कमीज के नीचे तूफान लिए हुए हो लेकिन किसी को भी भीगने नहीं देता। मैं सीधे वकील साहब गणेश के पास गया, पुराने दोस्त के पास, जो आजकल देखने को नहीं मिलते। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो सम्मान से उठ खड़ा हुआ, मुझे गुड़ वाली चाय, बैठने को जगह और खामोशी दी। मैंने उसे सब बताया, न आंसू बहाए न गुस्सा दिखाया। मैंने उसे ऐसे बताया जैसे कोई ऐसी बात सुना रहा हो जिसे वह अब और छिपा नहीं सकता। दयाशंकर, क्या तुम जो करने जा रहे हो उसके बारे में आश्वस्त हो? उसने मुझसे पूछा। मैं जीवन में कभी इतना आश्वस्त नहीं था, मैंने जवाब दिया। उसने एक नया फॉर्म निकाला। हमने स्पष्ट अक्षरों में एक नया वसीयतनामा लिखना शुरू किया, बिना किसी सजावट के। इस बार अनिल को बाहर रखा गया, बदला लेने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए, क्योंकि जो अपने खून की कीमत नहीं जानता वह अपनी जड़ों का वारिस बनने का हकदार नहीं। मैंने वीर को घर इस शर्त पर दिया कि उसे 25 साल की उम्र तक इसका पता न चले, क्योंकि वह अभी बच्चा है, और क्योंकि शायद अगर जिंदगी उसे वह दिखाए जो उसने पिता के दिन नहीं देखा था, तो उसके लिए अभी भी उम्मीद है। मैंने थोड़ा कांपते हाथों से दस्तखत किए, डर से नहीं बल्कि बोझ से, उन सभी बातों के बोझ से जो मैंने सालों तक चुपचाप सही। जितनी बार अनिल ने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई फटा पुराना कपड़ा हूं, हर जन्मदिन पर जब मुझे एक भी फोन नहीं आया, हर बार जब मैं गुड़ वाले केक के सामने एक जलती मोमबत्ती के साथ अकेला बैठा, सिर्फ तारीख को यूं ही न जाने देने के लिए। वकील साहब के कार्यालय से निकलते ही सूरज सीधे मुझ पर पड़ा और मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। सम्मान, अंधा अभिमान नहीं, सम्मान। वह सम्मान जो वर्षों से छीन लिया जाता है जब कोई अब और खुद को कुचले जाने नहीं देने का फैसला करता है। मैं शांत कदमों से वापस चला। रास्ते में मैं एक जूतों की दुकान के पास से गुजरा। मैंने शोकेस में देखा। मैं अंदर नहीं गया, लेकिन काफी देर तक मैं चमड़े के बने सुंदर बूटों को देखता रहा, वैसे बूट जो हम खेतों में पहनते थे जब मीलों चलना होता था। मैं धीरे से हंसा। इन्हें पहनकर तो मैं शर्मिंदगी के अंतिम संस्कार में भी जा सकता हूं, मैंने सोचा। घर पहुंचकर मैंने अपनी चप्पलें उतारी, उन्हें देखा और पहली बार मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे स्पष्टता महसूस हुई। मैंने उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया। फिर मैंने एक गत्ते का डिब्बा खोला जिसमें मेरी यादें हैं, मेरी दिवंगत पत्नी की तस्वीरें, पुराने पत्र, वीर के चित्र। मैंने चप्पलें भी वहीं रख दी, हार के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ के गवाह के रूप में। आखिरी बार जब मैंने किसी को खुद को नीचा दिखाने दिया, उस शाम फोन बजा। अनिल का फोन था। क्या हुआ पापा, आपको चप्पलें पसंद नहीं आई या क्या? उसका लहजा मजाकिया और लापरवाह था, जैसे वह अब भी वह कूल बेटा होने का नाटक कर रहा हो जिसके पास अपने पिता के दिल को समझने का समय नहीं है। हाँ, मुझे पसंद आई, आरामदायक हैं, मैंने कहा। हाँ, मुझे लगा कि तुम्हें उनकी जरूरत होगी। तुम्हारी पुरानी तो बस खत्म ही होने वाली थी। तुम हमेशा जानते हो कि मुझे क्या चाहिए, है ना? तो बिल्कुल इसी के लिए तो मैं तुम्हारा बेटा हूं, है ना? मैंने खामोशी बनाए रखी। ठीक है, मुझे फोन काटना होगा। हम ससुराल वालों के साथ एक छोटी सी यात्रा पर कार का उद्घाटन करने जा रहे हैं, फिर तुम्हें फोन करता हूं। और उसने फोन काट दिया। मैं कसम खाता हूं कि वह लहजा, वह बात करने का तरीका उस सस्ती चप्पल से भी ज्यादा अपमानजनक था, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। इसने मेरी बात की पुष्टि की। उस रात मैं सोया और अच्छी तरह सोया, जैसा मैं बहुत समय से नहीं सोया था, क्योंकि एक शांति है जो तभी आती है जब कोई आईने में खुद को देखता है और जानता है कि उसने खुद को धोखा नहीं दिया है। क्योंकि खामोशी क्रूर हो सकती है, लेकिन यह पवित्र भी हो सकती है। और मैंने चुप रहने का फैसला किया था, हाँ, लेकिन कायरता से नहीं बल्कि रणनीति से, क्योंकि जीवन को कभी कभी पूरी कहानी पलटने के लिए बस एक और चाल की जरूरत होती है, और मेरी चाल पहले ही चल चुकी थी। कुछ दिन बिना किसी खबर के बीत गए। अनिल ने फोन नहीं किया, यह पूछने के लिए भी नहीं कि मैं कैसा हूं। मैंने सोचा कि वह अपने नए निर्वासित परिवार के साथ व्यस्त होगा, जैसा कि मैं उसे चुपचाप कहता था। वह स्टाइलिश ससुर, हमेशा सजी धजी पत्नी, महंगे स्कूलों में बच्चे, और वह सब कुछ बनने का नाटक कर रहा था जो मैं कभी नहीं था, जैसे कि इससे वह बेहतर बन जाएगा। मैं इस बीच अपनी दिनचर्या में लगा रहा। मैं सुबह जल्दी उठता, अपने पौधों को पानी देता, अपनी बिना चीनी वाली चाय पीता और अपनी टोपी लगाए घर के बाहर बैठ जाता। फुटपाथ की दरारों में समय को गुजरते हुए देखता, लेकिन अंदर से कुछ व्यवस्थित होने लगा था। यह बदला नहीं था, यह न्याय था जो खामोशी में बढ़ रहा था, जैसे बबूल की जड़। एक सुबह मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का फैसला किया
जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। वकील साहब गणेश मेरी जवानी के दोस्त वकील थे, लेकिन अब अपने गैराज में पुराने रेडियो ठीक करते हुए दिन बिताते थे, ज़रूरत से ज़्यादा शौक के कारण। मैंने उन्हें वहीं औजारों से घिरे पाया। उनके हाथ ग्रीस से सने हुए थे और उनके होठों पर एक सिगरेट लटकी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा, पेचकस एक तरफ रखा और मुझे ऐसे गले लगाया जैसे समय ने हमें कभी अलग किया ही ना हो। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं टोका। केवल अंत में उन्होंने अपनी भौहें उठाईं, आह भरी और कहा, दयाशंकर, तुमने बहुत सहन किया। अब चीज़ों को सही जगह पर रखने का समय आ गया था। इस वाक्य ने मुझे जितनी ताकत दी उससे कहीं ज्यादा थी। हमने देर तक बात की। मैंने उनसे पूछा कि वीर को घर विरासत में मिलने पर उसके पिता द्वारा हेरफेर न होने देने के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए। गणेश ने मुझे विचार दिए, विकल्प समझाए, मुझे ट्रस्टों, धाराओं और बंद पत्रों के बारे में बताया। मुझे पहली बार में सब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने आवश्यक बातें समझ लीं। मेरे पास जो कुछ बचा था उसे और भी सुरक्षित रखने के तरीके अभी भी थे, उस अकेले की रक्षा करने के लिए जो अभी भी मुझे साफ आंखों से देखता था। मैं पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ होकर घर लौटा। उस रात मैंने अपने सारे खाते, बचत, पेंशन और पुश्तैनी जमीन, जिसका अनिल को पता भी नहीं था, सब निकाल लिए। सब कुछ पुरानी कॉपियों में नीली स्याही से लिखा था, जो अब हल्की पड़ने लगी थी। मैंने हर आंकड़ा, हर दस्तावेज जांचा और बहुत समय बाद पहली बार मुझे लगा कि जो कुछ मैंने अपनी कठोर हाथों से बनाया था उसकी एक दिशा थी। वह विस्मृति में नहीं जाएगा। उसे वह इस्तेमाल नहीं करेगा जो केवल लेना जानता है, वह नहीं जो मुस्कुराते हुए अपमान करता है। अगले दिन मैंने बैंक को फोन किया, अपॉइंटमेंट मांगा। मैं सूट और टोपी पहनकर गया, जैसे पुराने अच्छे दिनों में। एक युवा लड़की ने मुझे बहुत विनम्रता से बात की। मैंने उसे वीर के नाम पर एक कानूनी हिरासत वाली खाता खोलने को कहा, कुछ प्रतिबंधों के साथ। उसने मुझसे कागजात, पहचान पत्र, हस्ताक्षर मांगे। उसने मुझे कोमलता से देखा, जैसे वह समझ गई हो कि यह दादाजी सिर्फ पैसे के लेन देन के लिए नहीं, बल्कि एक छाप छोड़ने के लिए आए थे। जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि मेरा हर कदम दृढ़ था, जैसे मैं आखिरकार ऐसी जमीन पर चल रहा था जो धंस नहीं रही थी। दिन बीतते गए। अनिल ने भी फोन नहीं किया। मुझे एक पड़ोसी से पता चला कि उसने यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की थीं। समुद्र तट, कॉकटेल, सूरज की रोशनी में चमकती कार। एक तस्वीर में मैंने उसे अपने ससुर रमेश को गले लगाते हुए देखा। एक पैर टायर पर था और उसने एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। कैप्शन में लिखा था, असली पिता वे नहीं होते जो जिंदगी देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हें इसे शान से जीना सिखाते हैं। मैंने वह पढ़ा और अचल हो गया। अब आश्चर्य से नहीं, बल्कि इस बात की पुष्टि से कि मैंने सही किया, क्योंकि उसके द्वारा लिखा गया वह वाक्य ही मुझे फिर कभी संदेह न करने के लिए पर्याप्त था। दर्द नहीं हुआ, लेकिन यह साफ हो गया कि उसके लिए मैं बस एक पुरानी छाया था, एक पीली पड़ चुकी कहानी का पन्ना जिसे वह भूलना चाहता था। कुछ हफ्ते बीत गए। गर्मी बढ़ती गई। मेरे घर का आंगन सूखे पत्तों से भरने लगा। एक दिन जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो मुझे एक अप्रत्याशित मुलाकात मिली। वीर अपने स्कूल बैग और एक पैकेट हाथ में लिए अकेला आया। उसने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। हम छप्पर के नीचे बैठ गए। उसने मुझे बताया कि उसे अपने घर में ठीक नहीं लग रहा था, कि हाल ही में उसके पिता रमेश हर बात पर चिल्ला रहे थे, ऐसी चीजें मांग रहे थे जो उसे समझ भी नहीं आ रही थीं। उसने मुझे बताया कि उसे हमारी बातें, हमारी सैर, शनिवार को चौक में गुड़ वाली रोटी याद आती है। उसने पैकेट से एक चित्र निकाला। वह एक घर था, मेरा घर, और वह दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह तुम्हारा है दादाजी, और हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे उस ताकत से गले लगा लिया जो मेरे बाजुओं में बरसों से नहीं थी। और तभी मुझे पता चला कि मैंने सही फैसला लिया था, क्योंकि कभी कभी जब कोई दिल से चुनता है तो जिंदगी चुपचाप इसकी पुष्टि कर देती है। उस रात मैंने उसके लिए गर्म चॉकलेट बनाई जैसे वह बच्चा था। हम अलग अलग बिस्तरों पर सोए, लेकिन उसी छत के नीचे जिसे उसने हमेशा अपना माना था। अगले दिन मैं उसे वापस छोड़ने गया। मैंने उसे एक लिफाफा दिया। मैंने उसे कहा कि इसे अभी न खोले, इसे संभाल कर रखे। एक दिन उसे पता चलेगा कि इसे कब पढ़ना है। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसने मुझे गले लगाया और चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसका स्कूल बैग कंधे पर लटका हुआ था और उसकी मासूमियत अभी भी बरकरार थी। और मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे वह मेरी आखिरी इच्छा ही क्यों न हो। मुझे अब अनिल के बदलने की उम्मीद नहीं थी और मुझे परवाह भी नहीं थी, क्योंकि जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति माफी की उम्मीद करना छोड़ देता है
और गरिमा बोना शुरू कर देता है। और वह मेरे बच्चे, वह कभी नहीं सड़ती। बुधवार दोपहर को फोन आया। मैं आंगन में उस नारंगी के पेड़ को छांट रहा था जिसे मैंने अनिल के जन्म के साल में लगाया था। वह मजबूत, टेढ़ा, लेकिन जिंदगी की तरह फलदार हो गया था। फोन उस पुराने रिंगटोन के साथ बजा जिसे मैंने अभी भी संभाल कर रखा है, और मैंने कॉलर आईडी देखे बिना जान लिया कि यह वही था। मैंने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया। दूसरी तरफ उसकी आवाज अब अभिमानी नहीं बल्कि बेचैन थी। पिताजी, क्या आप बात कर सकते हैं? बात करो बेटे, मेरे पास हमेशा सुनने के लिए समय होता है। मैं बस जानना चाहता था कि सब ठीक है। आपने फोन नहीं किया। मैं उन्हें परेशान नहीं करता जो अपने असली परिवार के साथ यात्रा पर होते हैं। लंबी, असहज चुप्पी। मैंने उसे वहीं सूखी सांसें लेने के लिए छोड़ दिया। अंत में उसने कहा, देखिए, मुझे लगता है कि उस दिन हमारी शुरुआत खराब हुई थी। उपहार एक मजाक था। आप जानते हैं कि मैं कैसा हूं। मुझे पता है अनिल, मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम कैसे हो। एक और घनी चुप्पी। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैंने कल्पना की थी या नहीं, लेकिन पिछली बार जब मैं आपके घर गया था तो मैंने मेज पर कागजात देखे थे, कानूनी कागजात। क्या आप कुछ बदलाव कर रहे हैं? क्या आप बीमार हैं? मैं बीमार नहीं हूं, बस मैं शांत हूं। और हां, मैंने कुछ बदलाव किए हैं क्योंकि व्यक्ति बूढ़ा होता है और नहीं जानता कि कब उसका समय आ जाए। चीजों को साफ करना बेहतर है। उसका लहजा बदल गया। वह ज्यादा तीखा, ज्यादा तेज, ज्यादा घबराया हुआ हो गया। और उन बदलावों में घर से संबंधित कुछ शामिल है? सब कुछ शामिल है बेटे। घर, पुश्तैनी जमीन, मेरी पेंशन खाता, मेरी बचत, वह सब कुछ जो मैंने इन हाथों से बनाया। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बेटा होने का मतलब हमेशा हकदार होना नहीं होता। तुमने खुद उस तस्वीर में कहा था, असली पिता वे होते हैं जो शान से जीना सिखाते हैं। और मैंने, अनिल, बस तुम्हें गरिमा से जीना सिखाना जानता था। लगता है वह तुम्हारे काम नहीं आया। मैंने सुना कि वह कैसे। मैंने घूंट भरी चुप्पी दूसरी तरफ से असहनीय बोझ बनती जा रही थी। तो तुम सब कुछ वीर को देने वाले हो? यह तुम्हारा काम नहीं है, यह मेरा फैसला है। मेरा काम क्यों नहीं पिताजी? मैं आपका इकलौता बेटा हूं, और फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं पंक्ति में सबसे आखिरी हूं। कॉल कट गई। मुझे नहीं पता कि उसने काटी या नेटवर्क की समस्या थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने गहरी सांस ली, अपने हाथों को देखा जो मिट्टी और पेड़ों के रस से सने थे, और मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने अपनी जवानी से महसूस नहीं किया था। शक्ति, पैसे या संपत्ति होने के कारण नहीं, बल्कि डर न होने के कारण। अगले दिन मेरी मुलाकात लतिका से हुई, एक दूर की भतीजी जिसने मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मेरी देखभाल की थी। वह मेरे लिए गुड़ वाला पाव और अमरूद की मिठाई लाई। मैंने उसे सब कुछ बताया। वह खामोश रही, लेकिन उसने मुझे नए सम्मान के साथ देखा। उसने पूछा कि क्या मुझे दुख नहीं होता। मैंने कहा कि अब नहीं, कि दर्द ने स्पष्टता के लिए जगह बना ली थी और प्यार को भी सीमाओं की आवश्यकता होती है। शनिवार को जब मैं घर के सामने झाड़ू लगा रहा था, मैंने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक कार खड़ी है। यह अनिल की नहीं थी, यह किराए की कार थी। एक आदमी सफेद शर्ट और ब्रीफकेस के साथ नीचे उतरा। वह आत्मविश्वास से पार कर गया। उसने गेट खटखटाया। दयाशंकर जी, मैं ही हूं। मैं आपके बेटे अनिल के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। मैं आपके लिए एक कानूनी मांग लाया हूं। उसने मुझे एक मोटा लिफाफा दिया। मैंने बिना पलक झपकाए उसे ले लिया। मैंने उसे वहीं खोला। मैंने बिना जल्दबाजी के पढ़ा। उसने मुझ पर भावनात्मक असंतुलन का आरोप लगाया और मेरी निर्णय लेने की क्षमता की कानूनी समीक्षा का अनुरोध किया। उसने कहा कि उसे डर है कि मुझे तीसरे पक्ष द्वारा हेरफेर किया जा रहा है, और उसने मेरी संपत्ति पर अस्थायी अभिभावक का अनुरोध किया। मुझे हंसी आई। तुम्हें पता है युवक, मैंने वकील की आंखों में देखते हुए कहा, अपने मुवक्किल से कहना कि बूढ़ा दयाशंकर अब दीवार भले ही न उठा पाए, लेकिन वह अभी भी जानता है कि उसे कब धक्का दिया जा रहा है। वकील ने जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया और चला गया। मैं अंदर गया, दस्तावेज को रखा और अनिल के लिए अपने हाथ से एक पत्र लिखने बैठ गया। सुलह का नहीं, स्पष्टता का। अनिल बेटा, तुम्हें मेरा उपनाम विरासत में मिला, लेकिन तुमने मेरा उदाहरण खो दिया। तुमने सम्मान को कमजोरी, प्यार को कर्ज और विरासत को दायित्व समझ लिया। मैंने जो कुछ भी बनाया वह काम से था, वादों से नहीं। मैंने जो कुछ भी बचाया वह उसके लिए नहीं है जो मेरी वाहवाही करता है, बल्कि उसके लिए है जो मेरी देखभाल करता है।
और तुमने बहुत पहले ही मुझे पिता के रूप में देखना बंद कर दिया और मुझे बोझ के रूप में देखना शुरू कर दिया। भूलना मत, एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि तुम्हें कोई उपहार नहीं मिलता, बल्कि यह है कि तुम्हें सम्मान नहीं मिलता। तुम्हारा पिता दयाशंकर। मैंने पत्र को मोड़ दिया। मैंने उसे बाकी कागजात के साथ रख दिया और अपने लिए गुड़ वाली कॉफ़ी बनाई। कभी कभी कॉफ़ी ज़्यादा मीठी लगती है जब आपको कड़वाहट का नाटक नहीं करना पड़ता। उस रात मैं आराम से सोया क्योंकि अब मैं केवल 90 रुपये की सस्ती चप्पलें पहनने वाला बूढ़ा नहीं था। मैं एक ऐसा आदमी था जिसने सुना जाने का अधिकार वापस पा लिया था। 3 दिन बाद अनिल व्यक्तिगत रूप से आया। न पहले कोई फोन, न कोई चेतावनी। मैंने उसे खिड़की से देखा। वह अपनी लग्जरी कार से हमेशा की तरह फिट शर्ट, काले चश्मे और गुस्से वाले चेहरे के साथ उतरा, जैसे कि वह पहले से ही आदेश देने आया हो। उसने दरवाजे पर ऐसे दस्तक दी जैसे वह उसका अपना हो। 3 सूखी दस्तकें। मैंने तुरंत नहीं खोला। मैंने अपना समय लिया। मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की, घर में पहने जाने वाले अपने पुराने जूते पहने और फिर धीरे धीरे दरवाजे तक चला। जब मैंने खोला तो वह पहले से ही अधीर था। यह सब क्या है पिताजी? उसने मुझे बिना अभिवादन किए ही छोड़ दिया। आप मुझे सब कुछ से बाहर क्यों रख रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें लाल थीं, शायद नींद की कमी या शायद गुस्से के कारण। मैं हिला नहीं। मैंने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित नहीं किया। मैंने बस कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अनिल। मैं बस वही बटोर रहा हूं जो तुमने सालों से बोया है। वह बिना अनुमति के अंदर आ गया। वह सीधे बैठक में चला गया, जैसे कि इस छत पर उसका कोई अधिकार हो। वह चारों ओर देखते हुए खड़ा रहा, जैसे कोई अपनी बातों को सही ठहराने के लिए कुछ ढूंढ रहा हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप, मेरे पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमने जो कुछ भी एक साथ किया, उसके बाद मैं हंसा। उपहास के साथ नहीं, बल्कि उस सूखी हंसी के साथ जिसने अब कुछ भी नहीं देना था। हमने जो कुछ भी एक साथ किया। तुम उन बार की बात कर रहे हो जब मैं तुम्हें गोद में लेकर डॉक्टर के पास ले गया था, जब मैंने तुम्हारी स्कूल की किताबें खरीदने के लिए औजार बेचे थे, जब तुम्हारी मां मर गई थी और मैं तुम्हें हाथ पकड़े बिना आगे बढ़ता रहा था, क्योंकि मुझे वह याद है। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या याद है? क्या ऐसा नहीं है पिताजी? उसने कोशिश की। आप मुझे सिर्फ एक उपहार के लिए नहीं आंक सकते। मेरे अपने कारण थे। नहीं अनिल, यह सिर्फ उपहार के लिए नहीं था। यह रवैये के लिए था। जिस तरह से तुमने मुझे वह देते समय जमीन पर देखा था, जिस तरह से तुम दूसरों के साथ हंसे थे जैसे मैं एक बेकार बूढ़ा हूं, यह चुप्पी के लिए था। उन सालों के लिए जो तुम गायब रहे, उन कॉलों के लिए जो तुमने कभी नहीं की। यह इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे अपने पिता के रूप में देखना बंद कर दिया था और तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया था जैसे मैं एक पुराना फर्नीचर हूं जिसे तरस के मारे फेंका नहीं जाता। वह सोफे पर बैठ गया, अपने हाथों से सिर पकड़ लिया। एक पल के लिए वह बच्चा लग रहा था जो साइकिल से गिरने पर रोता हुआ आता था, लेकिन अब नहीं। वह बच्चा अब नहीं था, वहां नहीं था। उसकी जगह एक ऐसा आदमी था जो केवल वही चाहता था जिसका वह हकदार होने का दावा करता था, यह सोचे बिना कि उसने क्या दिया है। तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते, उसने धीरे से कहा। ससुर के पास अपना पैसा है, मैं इस घर पर निर्भर था। तुम्हें पता है कि हम कर्ज में हैं, कार फाइनेंस पर है, यात्राएं भी। ये मत सोचो कि हम पैसों में तैर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरा पालन पोषण करो या मुझे एक एक पैसा वापस करो। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम मुझे उसी सम्मान से देखो जिससे तुम उस आदमी को देखते हो जिसने तुम्हारी पत्नी को अपना उपनाम दिया है। लेकिन वह भी नहीं, एक साफ सुथरी नजर भी नहीं। तो ये सब ईर्ष्या के कारण है, गरिमा के कारण नहीं। क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्र के कितने आदमी किसी कोने में एक ऐसी मुलाकात का इंतजार करते हुए खत्म हो जाते हैं जो कभी नहीं आती? क्या तुम जानते हो कि कितने लोग दिल टूटने से मर जाते हैं क्योंकि उनके अपनों ने उन्हें भुला दिया? नहीं, मैं उनमें से एक नहीं बनूंगा। यदि तुम मुझे पिता के रूप में नहीं चाहते तो कम से कम एक आदमी के रूप में मेरा सम्मान करो। वह चुप रहा, लेकिन उसकी नज़र सब कुछ कह रही थी। यह गुस्सा था, दर्द नहीं। यह कुछ ऐसा खोने की हताशा थी जिसे वह निश्चित मानता था। और तभी मुझे बिना किसी संदेह के पता चला कि कोई पश्चाताप नहीं था, केवल खोने का डर था। तो अब पीछे मुड़ना नहीं है, मेरे साथ नहीं, इस मामले में नहीं। और वीर, क्या तुमने उसे बता दिया कि उसे सब कुछ मिलेगा? नहीं नहीं, अभी नहीं। जब सही समय होगा तब वह जान जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह जानता होगा कि इसके साथ क्या करना है। तुमने पहले ही दिखा दिया है कि तुम क्या करोगे। अनिल अचानक उठा। बहुत अच्छे, तो मुझे उम्मीद है कि तुम पछताओगे नहीं, क्योंकि जब तुम अकेले होगे, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, तो मुझे ढूंढने मत आना।
और तुम्हें क्या लगता है कि वह पिछले कुछ सालों से अकेला नहीं रहा है? उसने जवाब नहीं दिया। वह गुस्से में बाहर चला गया। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। आवाज़ पिछले आंगन तक सुनाई दी। मैं वहीं खड़ा रहा जहां वह बैठा था। मुझे कोई राहत महसूस नहीं हुई, न ही कोई अपराध बोध। मुझे न्याय महसूस हुआ, जैसे कि आखिरकार तराजू मेरे पक्ष में थोड़ा झुक गया था। उस रात मैं ज्यादा नहीं सोया, दुख से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने घंटों अपनी पुरानी नोटबुक में लिखा। संख्याओं और सीमेंट मिश्रण के व्यंजनों से भरे हुए पन्ने अब उन शब्दों से भर रहे थे जो मैंने कभी नहीं कहे थे। मैंने अपने बचपन के बारे में लिखा, उसकी माँ के बारे में, उन कठिन वर्षों के बारे में जब हम कठोर टॉर्टियस के साथ सेम खाते थे। मैंने अपने प्रयासों के बारे में लिखा, उस बारे में कि मुझे इस घर को एक एक ईंट से धूप में फटे हाथों से बनाने में कितना खर्च आया। मैंने सब कुछ लिखा, क्योंकि अगर कभी वीर को वह नोटबुक मिलती है तो मैं चाहता हूं कि वह जाने कि वह कहां से आता है। रविवार की सुबह मुझे पड़ोस की श्रीमती कंसुएलो से मिलने का अवसर मिला। वह मुझे तमाले लाई और पूछा कि क्या सब ठीक है। मैंने उसे बताया कि हाँ, सब कुछ पहले से कहीं बेहतर है। उसने मुझे अजीब तरह से देखा। उसने कहा कि उसने चीखें सुनी थीं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी श्रीमती कंसुएलो, शोर सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि आखिरकार खामोशी टूट गई है। और उसने एक ऐसी महिला की बुद्धिमत्ता के साथ जिसने इतना कुछ देखा है, केवल सिर हिलाया और कहा, बधाई हो दयाशंकर जी। हर आदमी में खड़े होने की हिम्मत नहीं होती जब सभी ने उसे बिठा दिया हो। उस कड़वी मुलाकात के 2 सप्ताह बाद मेरा जीवन अपनी लय में लौट आया। मेरी सुबह गुड़ वाली कॉफी के साथ, मेरी शामें पौधों को पानी देने में, और मेरी रातें रेडियो की हल्की आवाज के साथ शांत, जैसे कि वह साथ हो। अनिल की ओर से कोई और फोन नहीं आया, न कोई संदेश, न कोई माफी। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। समय के साथ कोई सीख जाता है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके इलाज का इंतजार करने लायक नहीं होता। जिस चीज ने मुझे हैरान किया वह एक पत्र था, वीर के हाथ से लिखा हुआ एक पत्र। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस उतना ही था जितना जरूरी था। दादाजी, आप मेरे आदर्श हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई विरासत है या नहीं। आप मुझे जो कुछ भी सिखाते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वही मेरे लिए मायने रखता है। किसी को भी आपको कम महसूस न करने दें। मैं आपको ऐसे ही प्यार करता हूं जैसे आप हैं। मैंने इसे चुपचाप पढ़ा। फिर मैंने इसे पुरानी तस्वीरों के साथ रखा जहां वह बचपन में टेढ़े दांतों और बड़ी आंखों वाला बच्चा है। वह पत्र पूरे घर से कहीं ज्यादा कीमती था। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ शांत लग रहा था जब तक कि अदालत का नोटिस नहीं आया। अनिल ने अपनी हताशा में मेरी आंशिक अक्षमता की घोषणा के लिए एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया था। उसने कहा कि मैं अपनी फैकल्टीज का पूरा उपयोग नहीं कर रहा था, कि मुझे हेरफेर किया जा रहा था, कि संपत्ति के लिए आसन्न जोखिम था। दस्तावेज पर उसके और उसकी कंपनी के एक वकील के हस्ताक्षर थे। मैंने सबसे पहले हंसा। फिर मैं बैठ गया, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह मेरी अपनी आवाज छीनने का प्रयास था। मैं रोने नहीं गया, मैं मदद मांगने नहीं गया। मैं फिर से वकील साहब गणेश से मिलने गया। उसे पहले से ही संदेह था। उसने मेरे लिए एक मजबूत गुड़ वाली कॉफी बनाई, जैसा कि उसे पसंद था, और मेज पर सब कुछ तैयार एक फाइल रख दी। उसने मुझे कानूनी कदम समझाए। उसने कहा कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे पास अपना बचाव करने का तरीका था। उसने बिना फीस के केस लेने की पेशकश की। मैंने उससे कहा कि नहीं, अगर मैंने इस जीवन में कुछ सीखा है तो वह यह है कि एक आदमी के काम का भुगतान सम्मान से किया जाता है, एहसानों से नहीं। पहली सुनवाई सीधी थी। जज ने मुझे उत्सुकता से देखा। मैंने साफ साफ बात की, बिना घुमाए, बिना भावुकता के। मैंने कागजात लाए, सबूत लाए, दिखाए। मेरा नया दस्तावेज, मेरे खाते, मेरी डायरी, और वह कॉपी भी जिसमें मैं अपनी दवाएं और भुगतान लिखता हूं। वकील साहब ने मेरी बात सुनी। उन्होंने पूछा कि मैं अपने बेटे के आरोप के बारे में क्या सोचता हूं। मैंने कहा, मेरा बेटा सोचता है कि बुढ़ापा आने पर लोग नादान हो जाते हैं, कि कम बोलने से याददाश्त चली जाती है। पर मैं कुछ नहीं भूला, न काम करने का तरीका, न पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वकील साहब ने सिर हिलाया, मुझे धन्यवाद दिया और सत्र समाप्त कर दिया। बाहर आकर मैं अपनी पूरी जवानी से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था, क्योंकि जब कोई अपना आत्मसम्मान वापस पाता है तो वह दूसरी रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। अनिल ने पूरे मुकदमे के दौरान मेरी तरफ देखा भी नहीं। वह अपने वकील से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था, जैसे मैं कोई अजीब व्यक्ति था जिसे बेअसर करना था। पर अंदर ही अंदर मैं जानता था वह मुझे किसी चीज से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, उस खालीपन से जो उसने खुद खोदा था। अगले हफ्तों में मैंने कुछ ऐसा करने में बिताया
जिसे मैंने सालों से टाला था, अपनी कार्यशाला को ठीक करना। वह छोटा सा कमरा आंगन में जहां मैं अपने औजार, अपनी लकड़ी, अपनी कीलें, अपने काम के अवशेष रखता हूं। मैंने हर कोने को साफ किया, हर ताले में तेल डाला, अपनी छेनी तेज की और फिर से लकड़ी पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। बेचने के लिए नहीं, प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए। यह याद रखने के लिए कि मैं कौन था, मैं कौन हूं। क्योंकि उस लकड़ी की हर रेखा में दयाशंकर के टुकड़े थे, जिसे जिंदगी ने ठोकर मारी थी, हाँ, पर जो कभी पूरी तरह टूटा नहीं था। एक दोपहर जब मैं देवदार की लकड़ी के एक टुकड़े को चिकना कर रहा था, तो मैंने वीर की आवाज जाली के पीछे से सुनी। वह फिर अकेला आया था। मैंने दरवाजा खोला, उसे गले लगाया। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वह चुपचाप मेरे साथ बैठकर मुझे रेगमाल रगड़ते हुए देखता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कोशिश करना चाहता है। उसने हाँ कहा। मैंने उसे लकड़ी का एक टुकड़ा, एक बारीक रेगमाल दिया, और हम वहीं थे, दादा और पोता। एक हाथों से सिखा रहा था, दूसरा दिल से सीख रहा था। उसी पल मुझे पता चला कि मैं उसे जो दे रहा था वह एक घर नहीं था, वह कुछ बहुत मजबूत था, वह इतिहास था, वह जड़ थी, वह एक मिसाल थी। क्योंकि एक बेटा छत विरासत में पा सकता है, पर एक पोता आत्मा विरासत में पा सकता है। उस रात मैंने उसके लिए दूध चावल बनाया, पुराने दिनों की तरह। उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी पागल हो गए हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि सब मेरी गलती है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कहा, जब कोई अपने ही घर को आग लगाता है तो वह हवा को दोष नहीं दे सकता। अगले दिन मुझे अदालत से सूचना मिली, मुकदमा खारिज कर दिया गया। वकील साहब ने फैसला सुनाया कि अक्षमता का कोई सबूत नहीं था। फैसला स्पष्ट था, दयाशंकर जी कानूनी और भावनात्मक रूप से पूरी तरह स्वायत्त हैं। मैंने इसे 2 बार पढ़ा, संदेह से नहीं बल्कि खुशी से, क्योंकि वे शब्द बिना तालियों के एक जीत थे, एक पदक जो आत्मा में लटका होता है। मैंने उस चिट्ठी को लकड़ी के फ्रेम में लगाया। मैंने इसे अपनी कार्यशाला में टांग दिया, दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए, ताकि किसी दिन जब मैं न रहूं कोई इसे देखे और कहे, इस आदमी ने हार नहीं मानी। उस दोपहर मैंने अपनी पुरानी चप्पलें उठाईं, वही जो मुझे उस पिता दिवस पर मिली थीं। वे सहेज कर रखी थीं, अभी भी साफ थीं। मैंने उन्हें एक छोटे बक्से में रखा, उन पर एक नोट लिखा, कभी कभी सबसे सस्ती चीज आपको सबसे महंगा नुकसान दिखाती है। मैंने बक्से को अलमारी के ऊंचे शेल्फ पर रख दिया। मुझे नहीं पता कि अनिल इसे कभी देखेगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि उसे परवाह होगी, लेकिन मुझे जो पता है वह यह है कि मेरी कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि जब एक आदमी सम्मान के साथ अपना बचाव करता है तो उसे समझने की जरूरत नहीं होती, उसे बस शांति से जीने की जरूरत होती है। वकील साहब के फैसले के 1 हफ्ते बाद खामोशी मेरी जिंदगी में एक स्थायी मेहमान की तरह बस गई। लेकिन यह एक अलग तरह की खामोशी थी। यह उन खामोशियों में से नहीं थी जो दर्द देती हैं, जैसे जब कोई ऐसी कॉल का इंतजार करता है जो नहीं आती। यह एक ठोस खामोशी थी जो शांति देती थी, एक खामोशी जो कहती थी, तुमने सही किया। मुझे अनिल के बारे में और कुछ नहीं पता चला, न कोई मुलाकात, न कोई संदेश, और न ही मैंने इंतजार किया, क्योंकि अब तक उससे केवल और ज्यादा हेर फेर या शिष्टाचार में लिपटा तिरस्कार ही आ सकता था। वीर इसके विपरीत मुझसे अक्सर मिलने आता था। कभी कभी वह बस मेरे साथ कार्यशाला में बैठने आता था, कभी कभी वह मीठी रोटी या बस पुरानी जैसी साधारण बातचीत लेकर आता था। और ऐसी ही एक शाम थी जब बिना मेरे कुछ कहे उसने मुझे ऐसी परिपक्वता से देखा जो मैंने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी, और उसने कहा, आप जानते हैं कि पिताजी आपसे बहुत नाराज हैं, है ना? मैंने सिर हिलाया जब मैं चीड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा तराशना जारी रखे हुए था। वे कहते हैं कि आपने उन्हें धोखा दिया, कि आपने उन्हें हर चीज से बाहर कर दिया। मैं रुका, मैंने उसे शांति से देखा। और तुम क्या सोचते हो? वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी आपको ठीक से नहीं देखा, कि आप हमेशा थे, पर वे कभी आपके लिए नहीं थे। मैं अंदर ही अंदर कांप उठा, आश्चर्य से नहीं बल्कि उस स्पष्टता से जिससे मुश्किल से 15 साल का एक लड़का वह देख सकता था जो 40 साल का आदमी न देखने का दिखावा कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ भी न देकर गलत किया? नहीं, आपने वही किया जिसके वह लायक थे, और मुझे आप पर गर्व है दादा। वे इतने सरल शब्द किसी भी महंगे उपहार से ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी ट्रॉफियां या सम्मान की उम्मीद नहीं करता, पर वह यह जरूर महसूस करना चाहता है कि किसी ने, कम से कम एक ने, उसकी लड़ाई की कीमत समझी। हफ्तों बीतते गए, गर्मी थोड़ी कम हुई थी, रातें ज्यादा ठंडी थीं, और मैं फिर से खिड़की खोलकर सोता था। मुझे झींगुरों की आवाज, दूर सड़क पर गाड़ियों का शोर सुनाई देता था, और मुझे लगता था कि जिंदगी मुझे वह सब वापस दे रही है जो अपनों के छोड़ जाने से छिन गया था।
एक शनिवार की सुबह जब मैं आंगन साफ कर रहा था, मैंने देखा कि एक गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। मैं अनिल की पत्नी को पहचान गया। वह अकेली उतरी, बाल बंधे हुए, गहरे चश्मे, तनावग्रस्त मुद्रा। मैं गेट के पास गया। क्या मैं अंदर आ सकती हूं दयाशंकर जी, अगर आप शांति से आई हैं? हाँ, वह अंदर आई। वह असुरक्षित कदमों से चलती हुई वह गुलाब के पौधे के पास पत्थर की बेंच पर बैठ गई। उसने मुझसे पानी या गुड़ वाली चाय नहीं मांगी। वह प्यास से भी ज्यादा कुछ भारी लेकर आई थी। मैं अनिल और वीर के बारे में बात करने आई हूं। मैंने सिर हिलाया। अनिल ठीक नहीं है। वह बेकाबू हो गया है। उसे गुस्सा आ रहा है। वह खुद को धोखा महसूस कर रहा है और मैं बीच में फंसी हुई हूं। मैं यहां उसका बचाव करने नहीं आई हूं। बस मैं चाहती हूं कि आपको पता चले कि यह सब उसे बहुत गहरे तक छू गया है। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं देखा। और क्या आपको यह अनुचित लगता है? उसने नजरें झुका लीं। नहीं, पर मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे खत्म होगा। यह खत्म हो चुका है। वह अकेला चिल्लाता रह सकता है। मैं बात कर चुका हूं, मैं हस्ताक्षर कर चुका हूं, मैं जी चुका हूं। उसने आह भरी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे वसीयत बदलने के लिए मनाऊं, कि हम अपील करें, कि हम मीडिया में जाए, कि हम इसे सार्वजनिक करें। मैं हंसा। सार्वजनिक? उसे करने दो। उसे दुनिया को बताने दो कि उसने अपने पिता को 90 रुपए की सस्ती चप्पलें दी, जबकि अपने ससुर को लगभग 50,000 की नई महंगी गाड़ी दी। उसे तस्वीरें दिखाने दो, मेरे बारे में बात करने दो। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उसे सब कहने दो और दुनिया को फैसला करने दो। वह चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। शर्मिंदगी। मैं भी वहां नहीं थी जब मुझे होना चाहिए था। उसने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कभी उसका बचाव नहीं किया। मैंने कभी उसे देखा नहीं। मैंने सिर्फ वही सुना जो अनिल कहता था, कभी कभी चुप्पी अपमान से ज्यादा मारती है। उसने मेरी तरफ नम आंखों से देखा, लेकिन रोई नहीं। वह उठी। उसने मुझसे हाथ मिलाया और जाने से पहले कहा, वीर को यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि एक आदमी होने का क्या मतलब है। और वह धीरे धीरे चली गई, जैसे कोई ऐसा बोझ उठा रहा हो जो आखिरकार भारी पड़ने लगा हो। उस रात मैं चैन से सोया, लेकिन अगली सुबह मुझे दरवाजे के नीचे एक लिफाफा मिला। उस पर कोई भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ मेरा पता हाथ से लिखा हुआ था। मैंने उसे खोला। अंदर एक बिना हस्ताक्षर वाली छपी हुई पर्ची थी। यह एक प्रस्ताव था। कोई मेरा घर खरीदना चाहता था, एक अच्छी कीमत नकद में, ताकि मैं किसी और शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। मैं मुस्कुराया। अनिल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब वह गुमनाम चिट्ठियों, चालों और उस चीज को खरीदने की कोशिश कर रहा था जिसका कोई मोल नहीं था। मैं अपनी मेज पर बैठा, एक कागज लिया और लिखा, यह घर बिकाऊ नहीं है, क्योंकि इसकी कीमत छत में नहीं बल्कि इसमें छिपी कहानी में है। मैंने उसे बाहर की तरफ दरवाजे पर चिपका दिया, बड़े अक्षरों में, साफ काली स्याही में, ताकि हर कोई उसे देखे जो वहां से गुजरे, खासकर वह जो सामने से दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं करता। और वहीं मैंने समझा कि अनिल ने सिर्फ एक विरासत से कहीं ज्यादा खो दिया था। उसने मेरी कहानी में अपनी जगह खो दी थी। मेरे दरवाजे पर लगा वह पोस्टर एक हफ्ते भी नहीं टिका। एक दिन बाजार से लौटते हुए मैंने देखा कि किसी ने उसे फाड़ दिया था। मुझे हैरानी नहीं हुई। दीवार पर अभी भी टेप के अवशेष थे और कागज का फ्रेम मौसम से खराब हो चुका था। वे संदेश मिटाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं समझे कि महत्वपूर्ण कागज नहीं बल्कि निर्णय था। मैंने उसे फिर से लिखा, इस बार मोटे अक्षरों में और अमिट स्याही से। मैंने एक को गेट पर और दूसरे को दरवाजे पर लगाया, ताकि कोई यह न कह सके कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि अब बात सिर्फ घर की नहीं थी। बात मेरे नाम की थी, मेरी कहानी की थी, मेरी गरिमा की थी। और वह बेटे बिकाऊ नहीं है। अगले कुछ दिनों में मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जो लोग पहले मुस्कुराकर नमस्ते करते थे, अब दबी जुबान में बातें करते थे। दयाशंकर जी और उनके बेटे के बीच क्या हुआ होगा? वे बेकरी में पूछते थे। सैलून में मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि यह शर्म की बात है कि एक पिता अपने ही बेटे से झगड़ रहा है, लेकिन किसी को पूरी कहानी नहीं पता थी और मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि घर की 4 दीवारों के अंदर जो होता है उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती और न्यायाधीशों की तो बिल्कुल भी नहीं। एक शाम मेरी दूसरी तरफ की पड़ोसी श्रीमती रामवती अपनी गर्म पूरियों की टोकरी और जिज्ञासा भरी टिप्पणी के साथ आईं। दयाशंकर जी, मेरी चचेरी बहन ने मुझे बताया कि आपका बेटा कह रहा है कि आपने उसे एक औरत की वजह से बेदखल कर दिया है। मैंने अपनी भौं उठाई। एक औरत की वजह से? और वह कौन सी औरत होगी रामवती? उसने कंधे उचकाए। वह हंसी।
वह बात समझ गई। अनिल अपनी कहानियां फैलाना शुरू कर रहा था। उसके अनुसार यह सब इस वजह से था क्योंकि मैं भ्रमित था, प्रभावित था, शायद किसी स्वार्थी औरत द्वारा भी बहकाया गया था जो मेरी चीजें हथियाना चाहती थी। कहानी हर बार बदल जाती थी, जैसे कोई नदी में पत्थर फेंक रहा हो, यह उम्मीद करते हुए कि कोई लहर बनाएगा। लेकिन सच्चाई सीधी थी। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसका अपना पिता, एक सीधा साधा आदमी, उसे यह कहने की हिम्मत रखता था। बस बहुत हुआ। उसी दिन जब मैं बाजार में लकड़ी के लिए मोम खरीद रहा था तो मेरी मुलाकात श्रीमती माधवी से हुई, जो मेरी स्वर्गीय पत्नी की पुरानी सहेली थी। हम शहर के बीचों बीच चौक में पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। बड़ी फ्रेशनो। उसने मेरी आंखों में उस कोमलता के साथ देखा जो सिर्फ उन्हें होती है जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, और कहा, मुझे पता चला दयाशंकर, और अगर इससे कोई फर्क पड़ता है तो तुमने सही किया। कोई भी व्यक्ति सिर्फ खून के रिश्ते की वजह से खुद को कुचले जाने नहीं दे सकता। मेरे सीने में एक गांठ थी और मैंने सिर हिलाया क्योंकि मैं जानता था कि मैंने सही किया था। लेकिन इन शब्दों को किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना जो मुझे 40 से अधिक वर्षों से जानता था, एक अलग बात थी। ऐसा लगा जैसे जिंदगी खुद मुझसे कह रही हो, तुम सही जा रहे हो, रुकना मत। अगली सुबह मुझे एक अनौपचारिक सूचना मिली। अनिल ने एक नई सुनवाई का अनुरोध किया था, इस बार पारिवारिक मध्यस्थता के लिए। उसके अनुसार वह शांति से मामला सुलझाना चाहता था। झूठ। यह मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करने की सिर्फ एक और रणनीति थी, किसी तटस्थ व्यक्ति के सामने दुखी बेटे का नाटक करने की, मुझे मीठे शब्दों से झुकाने की, क्योंकि दबाव अब उस पर काम नहीं कर रहा था। मैंने वकील साहब गणेश से सलाह ली। वह हमेशा की तरह सीधे थे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम जाने का फैसला करते हो तो यह तुम्हारे लिए हो, उसके लिए नहीं। मैंने स्वीकार किया। मुझे गुरुवार को दोपहर 3 बजे शहर के एक इमारत में मिलने का समय दिया गया। मैं पुराने दिनों की तरह कपड़े पहनकर गया। सूती कमीज, अच्छी तरह पॉलिश किए हुए जूते, पीछे कंघी किए हुए बाल। मैं बिना डर के अंदर गया। अनिल पहले से ही वहीं था अपने उसी पुराने वकील के साथ, लेकिन अब अधिक शांत था। मध्यस्थ एक युवा महिला थी, दयालु, लेकिन उस अभिव्यक्ति के साथ जिसने कभी भी जीवन के असली बोझ को अपने कंधों पर महसूस नहीं किया था। उसने हमें बात करने के लिए कहा। अनिल ने बात शुरू की। उसने यादों से शुरुआत की, मीठे शब्दों से, बचपन की कहानियों से, जैसे कि यादें खालीपन को छिपाने के लिए पर्याप्त थीं। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिता किसी के प्रभाव में थे। वह ऐसा कभी नहीं करते। मैं बस हंस पड़ा। मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि थकान से हंसा। यह घर मैंने खुद बनाया है मैडम, एक एक ईंट से। मैंने अपने बेटे को भी अकेले पाला। और अब क्या आप सोचते हैं कि मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता? मध्यस्थ ने चीजों को नरम करने की कोशिश की। उसने घावों को भरने, फिर से बनाने की बात की। मैं स्पष्ट था। मैं यहां सुलह करने नहीं आया। मैं यह स्पष्ट करने आया हूं कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रुमाल से नहीं ढके जा सकते। माफ करना एक बात है, यह भूलना दूसरी बात है कि कैसे व्यवहार किया गया। अनिल ने मुझे गुस्से और भ्रम के मिश्रण के साथ देखा। उसे एक ऐसे पिता की आदत थी जो चुप रहता था, जो सहमति देता था, जो सब कुछ निगल जाता था। लेकिन वह दयाशंकर पीछे रह गया था। मध्यस्थता से बाहर निकलते हुए मुझे एक अजीब राहत महसूस हुई। इसलिए नहीं कि कुछ बदल गया था, बल्कि इसलिए कि मैंने अतीत का सामना किया था और मेरी आवाज नहीं कांपी। मैं उसी बस से घर लौटा जिससे मैं जवान था तब लेता था। मैं खिड़की के पास बैठा उन सड़कों को देखता रहा जहां मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने छोटे बेटे के साथ, अपने पोते के साथ जब उसे स्कूल ले जाता था, उन सड़कों से गुजरा था। और मैंने सोचा, शायद मैंने दौलत नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने अपनी छाप छोड़ी है। घर पहुंचने पर मुझे एक आश्चर्य मिला। वीर मुख्य द्वार की जाली को रंग रहा था। वह गहरा नीला रंग और एक बड़ा ब्रश लाया था। उसने मुझसे पूछा भी नहीं, वह बस वहीं था, अपनी कमीज पर रंग लगा और गंभीर चेहरे के साथ। मैं चाहता हूं कि यह सुंदर दिखे, उसने मुझसे कहा, क्योंकि यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे आंखों में कुछ ऐसा भरकर देखा जो मुझे नहीं पता था कि गर्व था, दुख था या दोनों। मैं पटरी पर बैठ गया और उसे ध्यान से काम करते देखा, विस्तार से, जैसे कि हर ब्रश स्ट्रोक के साथ वह उन दरारों को ढंकना चाहता हो जो उसके पिता ने खुली छोड़ दी थीं। उस रात मैंने पुराने दिनों की तरह पकवान बनाए। हम खाने बैठे, कम बोले, लेकिन सब कुछ कहा गया था। उसके जाने से पहले मैंने उसकी पीठ के नीचे एक कागज खिसका दिया, 4 गुना मोड़ा हुआ एक छोटा नोट। धन्यवाद, मुझे यह याद दिलाने के लिए कि इस दुनिया में कुछ भी बनाए रखना अभी भी सार्थक है। अगला सप्ताह शांत था, लेकिन खाली नहीं था। ऐसा था जैसे दुनिया ने आखिरकार मेरे फैसले को स्वीकार कर लिया था। अब कोई पत्र, कोई मांग, कोई फोन कॉल नहीं आई।
अनिल गायब हो गया, जैसे उसने आखिरकार मान लिया हो कि उसने सिर्फ एक घर नहीं खोया था, सिर्फ एक विरासत नहीं खोई थी, उसने अपने पिता को खो दिया था। उस बूढ़े को जिसने दशकों तक अपमान, उपेक्षा और आधुनिकता में लिपटी अनुपस्थिति सहन की थी। उसने मुझे खो दिया और नाटक किया कि यह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मैं ठीक था। मैं बेहतर सोता था, पहले उठता था। मुझे उठने से पहले ही कॉफ़ी की खुशबू फिर से महसूस होने लगी थी और घर के हर कोने में संकेत थे कि मैं आखिरकार अपनी कहानी फिर से शुरू कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी के साथ शादी की फ़ोटो के फ्रेम को ठीक किया। मैंने उस शेल्फ को साफ़ किया जहां मेरे पिता के औजार रखे थे। मैं फिर से उस पुरानी डायरी में लिखने लगा जहां मैं विचार और यादें लिखता हूं, किसी के पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को न भूलने के लिए। वीर हर शनिवार को आता रहता था। कभी वह रंग करता, कभी बस मेरे साथ होता जब मैं लकड़ी घिसता या रसोई में कुछ ठीक करता। वह कम पूछता था लेकिन बहुत सुनता था और मैं बोलता था। मैं उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाता, उन दिनों की जब वह ग्रामीण स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर चलता था। उस बार की जब मैंने सिर्फ 2 सहायकों और एक जिद्दी कुल्हाड़ी के साथ एक पूरा घर बनाया था। एक दिन जब वह एक छोटे से बेंच के किनारों को बराबर कर रहा था जिसे हम बना रहे थे, उसने मुझसे पूछा, दादाजी, क्या आपको लगता है कि मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकता हूं? मैंने जो कर रहा था वह छोड़ दिया। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम पहले से ही हो मेरे बच्चे, क्योंकि अच्छा इंसान होना आदमी का कद सूट या गाड़ी से नहीं नापा जाता। यह जानने से नापा जाता है कि कब चुप रहना है और कब किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसने आंखों में चमक के साथ सिर हिलाया, मानो उसके अंदर कुछ ऐसा था जो अब उसके सीने में नहीं समा रहा था। तभी उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने मेरे बारे में दूसरे रिश्तेदारों से बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। कहते थे कि मैंने उसे धोखा दिया है, कि मैं कठोर बेरहम हो गया हूं और बाहरी लोगों द्वारा हेर फेर किया जा रहा हूं। यह सुनकर मैंने आह भरी, उदासी से नहीं बल्कि निश्चितता से। उसे बोलने दो वीर। जब कोई आदमी दूसरों का सम्मान खो देता है तो वह चिल्लाकर उसे वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई चिल्लाकर वह वापस नहीं पाता जो उसने अनादर से खो दिया है। रविवार दोपहर में अपनी पत्नी की कब्र पर गया। मैं फूल ले गया। उससे हमेशा की तरह बात की। उसे सब बताया कि मैंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है, कि उसने पहले वकीलों से, फिर मीठे शब्दों से, फिर अपराध बोध से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने उसे यह भी बताया कि हमारा पोता अच्छे से बड़ा हो रहा है, कि वह अपने हाथों का उपयोग करना सीख रहा है, कि उसकी आंखें स्थिर थीं। जाने से पहले मैंने पत्थरों के बीच एक गुलाब रखा और फुसफुसाया, मुझे माफ करना अगर इतनी देर हो गई, लेकिन अब मैंने अपना सम्मान वापस पा लिया है। लौटते समय मुझे दरवाजे के नीचे एक सफ़ेद लिफाफा मिला। मैंने उसे वहीं गलियारे में खोला। अनिल का हाथ से लिखा पत्र था। कुछ ही शब्द थे, लेकिन उसमें इतना जहर था कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पिताजी, मैं समझ गया कि आप मुझसे नफरत करते हैं। आपका यह न्याय नहीं, बदला है, लेकिन याद रखना कि दुश्मनी भी विरासत में मिलती है। उम्मीद मत करना कि मेरा बेटा आपकी प्रशंसा करेगा जब वह देखेगा कि आपने उसके पिता के साथ क्या किया। मैंने इसे 2 बार पढ़ा, फिर जला दिया, क्योंकि यह न तो घर में और न ही मेरी याद में जगह का हकदार था। 2 दिन बाद मुझे एक अप्रत्याशित मुलाकात मिली। यह लतिका थी, एक दूर की भतीजी, एक दिवंगत चचेरी बहन की बेटी। वह हमेशा मेरे प्रति मीठी थी। वह घर की बनी रोटी लाई और बिना कुछ कहे बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया कि अनिल की पत्नी थक गई थी, कि वह रोई थी, कि वह अलग होने की सोच रही थी, कि वह कहती थी कि उस गाड़ी के बाद से उसके घर में सब कुछ बदल गया था। वह एक ठंडी इंसान बन गई थी, मानो वह केवल दुनिया को यह साबित करने के लिए जी रही थी कि वह गलत नहीं थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मैं समझ गया था। वह खालीपन जो उसने मुझ पर थोपना चाहा था, अब वह उसके अंदर ही जी रहा था। उसी रात मैं अपने कमरे में बैठा, अपनी नोटबुक ली और लिखा। कभी कभी न्याय चुपचाप आता है, और यह बदले की बात नहीं है। यह इस बात की बात है कि दूसरों ने आपके कंधों पर जो बोझ डाला है उसे आगे न ढोना। वीर उस हफ्ते के अंत में आया। वह अलग लग रहा था, अधिक गंभीर। वह अखबार में लिपटा एक उपहार लाया था। यह एक फोटो फ्रेम था। उसके अंदर हमारी एक तस्वीर थी। वह मेरे कंधों पर हाथ रखे हुए और मैं अपने हाथ में पेचकस पकड़े मुस्कुरा रहा था। उसने निचले कोने में लिखा था, यहां से मेरी कहानी शुरू होती है। मैं कम ही बार इतना भावुक हुआ था। मैंने उसे कई मिनटों तक गले लगाया और तभी मैं समझा कि यद्यपि मेरे बेटे ने मुझे अपनी मर्जी से खो दिया था, मेरा पोता मुझे योग्यता से जीत रहा था। उसी रात मैंने वकील साहब गणेश को बुलाया। मैंने उससे कहा कि मैं सब कुछ औपचारिक रूप देना चाहता हूं, कि घर के अलावा मैं गांव की जमीन और पेंशन फंड का पैसा भी शामिल करना चाहता हूं। वह 2 दिन बाद सभी कागजात तैयार करके आए।
उन्होंने उन्हें जोर से पढ़ा और मैंने बिना किसी कंपकंपी के दृढ़ हाथ से हस्ताक्षर किए। निस्संदेह वीर को सब कुछ विरासत में मिलेगा, लेकिन एक अंतिम खंड के साथ जो मैंने अपने हाथों से लिखा था। यह विरासत खून से नहीं बल्कि कृतज्ञता से दी जाती है। 1 महीने बाद वर्कशॉप फिर से ताज़ी कटी हुई लकड़ी की गंध से भर गई। मैंने आंगन के लिए एक बड़ी बेंच बनाना शुरू कर दिया था, न बेचने के लिए और न ही उपहार में देने के लिए, बस शांति से सूर्यास्त देखने के लिए बैठने के लिए। वीर सप्ताहांत में आता था और अब एक पूरे आदमी की तरह सैंड पेपर चलाना जानता था। वह हर बार कम बोलता था और अधिक समझता था। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जब वह मुझे अपने पिता के औजारों का उपयोग करते देखता था तो उसकी नज़र सब कुछ कह जाती थी। उसमें इतिहास और सम्मान था। एक रविवार दोपहर जब हम कॉफ़ी के साथ रोटी और जैम खा रहे थे, उसने मुझसे पूछा, दादाजी, अगर एक दिन मेरे पिताजी को पछतावा हो तो? मैंने जवाब देने में देर लगाई। मैंने कप को हिलाया, ऊपर उठती भाप को देखा। फिर मैंने उससे कहा, सच्चा पछतावा शब्दों से नहीं आता, यह कर्मों से आता है और सबसे बढ़कर समय के साथ आता है। वह सोच में पड़ गया। मैं जानता था कि यह सवाल केवल जिज्ञासा से नहीं आया था, यह अंदर से आया था, उस संघर्ष से आया था जो वह खुद ढो रहा था, क्योंकि सब कुछ के बावजूद वह उसका पिता था। लेकिन उस क्षण मुझे समझ में आया कि वीर को हमारे बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल यह जानने की जरूरत थी कि क्या सही है, और यह मैं उसे सिखा सकता था। बेंच 2 दिन बाद तैयार हो गई, दृढ़, मजबूत, ऐसी जो तूफान में भी नहीं डगमगाती। यह किसी तरह उस आदमी का चित्रण था जो मैं बन गया था, एक बूढ़ा, खुरदुरा लेकिन अभी भी पूरा आदमी। मैंने इसे आंगन के कोने में रखा, जहां शाम को सबसे सुंदर धूप आती है, और वहीं मैं हर दिन बैठने लगा, कभी अकेला, कभी वीर के साथ, कभी बस अपने विचारों के साथ। और मैंने एक पत्र लिखना शुरू किया, एक पत्र जिसे शायद वह तभी पढ़ेगा जब मैं नहीं रहूंगा। दादाजी से पोते को एक पत्र, बिना किसी द्वेष के, केवल सच के साथ। वीर, अगर तुम कभी ये पढ़ो तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं यह जानकर पैदा नहीं हुआ था कि कैसे पिता होना आसान नहीं। मैंने गलतियां की, कभी कठोर रहा, कभी शांत, पर हमेशा न्याय करने की कोशिश की। जब तुम्हारे पिता छोटे थे मैंने उन्हें सिखाया था चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी को मारना नहीं। पर जब वह बड़ा हुआ तो सब भूलने लगा, और मैंने उसे याद दिलाने का फैसला किया कि मैं कौन हूं। इसलिए नहीं कि मैं खुद को उससे बेहतर समझता था, बल्कि इसलिए कि मैं अदृश्य होने से इनकार करता था। तुम मेरे जीवन में तब आए जब मुझे लगा कि मैं सब कुछ खो चुका हूं, और बिना कुछ मांगे तुमने मुझे हिम्मत दी। इसलिए नहीं कि तुम्हें क्या विरासत में मिला, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरी बनाई चीजों को कैसे देखा। जब जीवन में संदेह हो तो यह याद रखना, आदमी की पहचान उसके पास क्या है उससे नहीं, बल्कि वह किस बात का बचाव करता है उससे होती है। मैंने एक घर का नहीं, अपने नाम का बचाव किया, और तुमने मुझे महसूस कराया कि यह सार्थक था। मैंने वह पत्र उस बेंच के अंदर रखा जिसे हमने मिलकर बनाया था, सीट के नीचे एक गुप्त जगह। मैंने उसे नहीं बताया, और मैं उसे बताने वाला भी नहीं हूं। जब मैं नहीं रहूंगा तो वह इसे पाएगा, और तब समझेगा कि यह सब कोई युद्ध नहीं था, यह एक सीख थी। हफ्ते बीत गए और जिंदगी सरल चलती रही, जैसी होनी चाहिए। एक दिन मेले में एक लड़के ने मुझे पहचाना और बोला, आप वही साहब हैं ना जिन्होंने अपने बेटे को सम्मान के लिए बेदखल कर दिया? मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं वह दादा हूं जिसने समय रहते याद दिलाया कि उसकी आवाज अभी बाकी है। एक सुबह बाहर मैंने एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनी। मैंने देखा नहीं, अपनी गुड़ वाली कॉफी पीता रहा। वह अनिल था, अकेला, बिना वकील, बिना कागजात के। वह धीरे से उतरा, घर को देखा, ताजी रंगी हुई जाली को, और फिर मुझे। वह दरवाजे तक चला आया, अंदर नहीं आया, बस इतना बोला, पिताजी, मैं बहस करने नहीं आया, बस ये देखने आया था कि आप ठीक हैं। मैंने अपनी नजरें उठाईं, शांति से सिर हिलाया, मैं ठीक हूं, सच कहूं तो बहुत ठीक हूं। सन्नाटा। वह हिचकिचाया, फिर जोड़ा, मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, बस आना चाहता था। मैंने जवाब नहीं दिया, बस एक और घूंट कॉफी का लिया। वह समझ गया, उसने सिर झुकाया और गाड़ी में लौट गया। जब वह चला गया तो मुझे न नफरत महसूस हुई, न गुस्सा, बस लगा कि जीवन का चक्र पूरा हो गया है। वह देर से आया, पर उसने चिल्लाया नहीं, मांगा नहीं, दावा नहीं किया, बस आया। और कभी कभी देखना ही काफी होता है। उस रात मैंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा। कोई यह नहीं चुन सकता कि कहानी कैसे खत्म होती है, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि वह उसे खड़े होकर खत्म करे या घुटनों पर। और मैंने उसे खड़े होकर खत्म किया। और इसीलिए मेरे बेटे, मैं तुम्हें इस बूढ़े पर मजबूत दिल की गहराइयों से कहता हूं,
चोट तोहफे से नहीं लगती, तरीके से लगती है। बाप की पहचान विरासत से नहीं, सम्मान से होती है। और अगर तुम जो मुझे अभी सुन रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है तो उसे देखना, उसे परछाई मत बनने देना, क्योंकि एक दिन जब तुम कम से कम उम्मीद करोगे, वह परछाई उठ सकती है, बोल सकती है और इतिहास बना सकती है। अब तुम मुझे बताओ, मेरी जगह तुम क्या करते? क्या इस कहानी ने भी तुम्हारे दिल को छुआ? तो नीचे टिप्पणी करो और मुझे बताओ कि तुम दुनिया के किस कोने से मुझे सुन रहे हो। और सबसे बढ़कर इस कहानी को उसके साथ साझा करो जिसे इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि शायद अभी भी समय है जो सच में महत्वपूर्ण है उसे खोने से बचाने के लिए।